कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चंडीगढ़ मोहाली से हमारे बीच में आए, इतने बीमार होने के बावजूद आपने समय निकाला और आपने अपनी महत्वपूर्ण बातें की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, अब मैं कॉमरेड शंकर, जो कि जाति उन्मूलन के विषय पर पार्टी का जो लाइन है, पार्टी का जो पेपर है जिन्होंने तैयार किया है, हमारे पॉलिट ब्यूरो के सदस्य हैं बंगाल के, साथी कॉमरेड शंकर को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए। कॉमरेड प्रेसिडेंट, कॉमरेड पीजे, कॉमरेड लश्कर सिंह जी और कॉमरेड संचालक और ऑल कॉमरेड्स, ये हॉल में सारे कॉमरेड्स, सभी को क्रांतिकारी बधाई देते हुए मैं अपना वक्तव्य आपके सामने रखूंगा। मैं हिंदी में मेरा वक्तव्य रखूंगा। कुछ कॉमरेड तुहिन जी का मदद चाहिए, जब जरूरत होगा मैं पूछ रहे हैं क्या टर्म, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी, बिकॉज सम ऑफ आवर कॉमरेड्स they do not know Hindi, so I will say something on English also. Comrade, आज का जो विषय जो है कास्ट सिस्टम और अंबेडकर का जो योगदान है हमारे लड़ाई में, और कास्ट सिस्टम, वर्णा सिस्टम सब मिलके हमारे सामने एक बहुत बड़ा विषय है। ये जो आप लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट जो का जो चर्चा जो है, कम्युनिस्ट लोगों का जो डिस्कोर्स जो चल रहा है, इन दिस डिस्कोर्स दिस कास्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एट द सेम टाइम इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेबल क्वेश्चन ऑल्सो। ये लेके सबसे ज्यादा बहस भी हुआ, ज्यादा तर्क हुआ और हो रहा है, आज भी हो रहा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग 2011 साल में पहला बार 2009 से शुरू किया था, लेकिन 2011 में जब हमारा 9th कांग्रेस, नवी कांग्रेस जब हुआ भुवनेश्वर, उस टाइम हम लोग कास्ट एनिहिलेशन के बारे में एक कॉन्क्रीट निर्णय पर पहुंचे थे। वो इसलिए पहुंचे थे क्योंकि हमें ये लगा कि आज जो हम लोग, उस टाइम आप लोग जानते हैं कि कास्ट को लेकर के बहुत सारे लड़ाई भारत में चल रहे थे। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा था, वो जो है आजाद, क्या नाम है, चंद्रशेखर आजाद, उनका लड़ाई चल रहा था। जेएनयू में उस टाइम ये जो आवाज कास्ट के खिलाफ में आवाज बहुत जोर शोर से उठ रहा था और बहुत सारे लड़ाई भी चल रहा था देश का विभिन्न जगह में कि ये कास्ट लेकर के लड़ाई चल रहा था। और हम लोग ये देख रहे थे कि कुछ पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियां, जैसे कि लिबरेशन हो, जैसे कि सीपीएम हो, वो कास्ट लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन उसका मन में जो चीज था, उसका दिमाग में जो चीज था कि कास्ट के खिलाफ में लड़ने वाले बहुत लोग हैं, ये लोगों को हमारा फोल्ड में लेकर के आना चाहिए। Those who were fighting against the caste system, we have to bring them in our fold. So इसके बारे में, कास्ट के बारे में बात करना, कास्ट एनिहिलेशन के बारे में बात करना, ये एक टैक्टिकल सवाल बन के उनके सामने आए थे। ये एक टैक्टिकल सवाल था कि कैसे, क्या क्या बोलने से, क्या करने से ये लोग जो आज कास्ट एनिहिलेशन के बारे में बोल रहे हैं, जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं, इसको कैसे हम हमारे फोल्ड में लेकर के आ सकते हैं। इसीलिए हमको कास्ट के बारे में बोलना चाहिए, ये उनका आइडिया था। तो एक टैक्टिकल क्वेश्चन था। हम लोग ये सोच रहे थे कि ये हमारा टैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है। क्योंकि कास्ट के खिलाफ में अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारा जो पार्टी है ये कम्युनिस्ट पार्टी नहीं रहेगा। भारत में एक कम्युनिस्ट पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी होने के लिए उसको मजदूर वर्ग का आवाज को उठाना पड़ेगा, मजदूर वर्ग को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दलित उत्पीड़ित को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, कास्ट
जिसको बोला जाता है सो कॉल्ड बैकवर्ड कास्ट, ये बैकवर्ड कास्ट का जो इंटरेस्ट है, उनका जो लड़ाई है, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा भारत में, तब जाकर के ये कम्युनिस्ट पार्टी बनेगा। ये कोई टेक्निकल सवाल नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक सवाल है, ये हमारा रणनीति का सवाल है, ये हमारा एक नीतिगत सवाल है। तो ये सोच करके उस टाइम हम लोग एक कास्ट एनिहिलेशन मूवमेंट को हम लोग शुरू किया था। कास्ट एनिहिलेशन के बारे में हम लोग चर्चा शुरू की 2011 में, और 2022 में जब हमारा कोझिकोड में, आप लोग जानते हैं जो कोझिकोड में जो हमारा 12th कांग्रेस था, ये 12th कांग्रेस में आते आते उस टाइम 10 साल पार हो चुके थे। ये 10 साल का समय सीमा में हम लोग का ये महसूस हुआ, we realized in these 10 years from 2011 to 2022, we realized that we have to go deeper into the question. कास्ट के सवाल में हमको और गहरा संधान करना पड़ेगा, मतलब क्या है, गहरा अनुसंधान करना पड़ेगा। तो ये करते हुए हम लोग ये देखा था कि हमारा देश का जो इतिहास है, ये इतिहास को हमको समझना चाहिए, क्योंकि सारे वक्ता यहाँ पे जो बोले हैं, लश्कर सिंह जी बोले हैं, कॉमरेड जेम्स बोले हैं कि कास्ट का जो लड़ाई है ये हमारे देश का हजारों साल का लड़ाई है। तो ये हजारों साल का इतिहास अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो कास्ट का जो सवाल है, ये कास्ट का सवाल हमारे लिए एक खाली टेक्निकल बात ही रह गया कि क्या बोलने से हम वो चंद्रशेखर आजाद के साथ थोड़ा मतलब थोड़ा नजदीक जा सके। तो चंद्रशेखर आजाद का जो उतना बड़ा लोग उसके पीछे जा रहे हैं, तो उसका कुछ लोग हमारे भी आ जाए। हमारे हम लोग एक दुकान खोल के बैठे हैं, तो हमारे दुकान कैसे थोड़ा सा जमे, थोड़ा सा लोग आए। तो ये जो टेक्निकल आइडिया कम्युनिस्ट लोग हमारे देश में पूरे 100 साल से लेके चल रहे हैं, हम लोग ये टेक्निकल जो अंडरस्टैंडिंग है, ये टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग से बाहर जाना चाहा। हम लोग चाह कि हमारे देश पार्टी जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, ये एक कम्युनिस्ट पार्टी, क्या क्या करने से एक कम्युनिस्ट पार्टी होगा, एक कम्युनिस्ट पार्टी का स्ट्रेटेजिक सवाल क्या है, ये कम्युनिस्ट पार्टी का नीतिगत सवाल क्या है, मतदर्शिक सवाल क्या है, सिद्धांतिक सवाल क्या है। ये देखते हुए हम लोग देखा कि कास्ट क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कास्ट क्वेश्चन को समझने के लिए हमारा जो इतिहास है, ये इतिहास को हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए आप देखिएगा कि हमारा जो नया दस्तावेज जो है, पार्टी डॉक्यूमेंट जो नया दस्तावेज है, ये नया दस्तावेज में आपको कुछ पॉइंट्स मिलेगा। 3.3, 3.4, 3.5 ऐसा जो इसमें है, 3.4, 3.5, 3 पॉइंट्स ऐसा है जहां पे आपको मिलेगा। जैसे हमारे देश का जो इतिहास है, ये इतिहास के बारे में हमारा क्या कहना है, उसका हम लोग वहां पे लिखा है। तो हम लोग जानते हैं ये लेके उस टाइम तो बहुत बड़ा तर्क हुआ, बहुत बड़ा डिबेट हो गया। कुछ लोगों का कहना था ये सब देने का कोई जरूरत नहीं है, ये इतिहास नहीं है, हमारा पार्टी डॉक्यूमेंट कोई इतिहास चर्चा करने का जगह नहीं है। पार्टी डॉक्यूमेंट इज नॉट ए प्लेस टू डिस्कस हिस्ट्री। तो उस टाइम ये सब बोल के कुछ लोग चले गए हैं, जो चले गए हैं चले जाने दीजिए। तो जो हम लोग है, हम लोग आज जाकर के ये समझ रहे हैं कि फैसीवाद के दौर में, एट द टाइम ऑफ फैसिज्म, हिस्ट्री इज द वन ऑफ द वेरी क्रूशियल एरिया ऑफ वर्ल्ड। इतिहास हमारा जो फैसीवाद के साथ जो युद्ध जो चल रहा है, जो वर्ल्ड जो चल रहा है, उसके एक बड़ा क्षेत्र है इतिहास। डिमिट्रोव ने भी जब उनका प्रिपरेशन ये किया था, पेपर प्रस्तुत किए थे, डिमिट्रोव भी बोले थे कि फैसिस्ट लोग ऑलवेज हिस्ट्री को अपना जो स्वार्थ है, वो स्वार्थ से वो यूज कर रहे हैं, इसीलिए वो हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करते हैं, हिस्ट्री को पलट देते हैं, हिस्ट्री को नया हिस्ट्री लिखते हैं अपना मर्जी के खिलाफ, अपना मर्जी के माफिक। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हमको ये हिस्ट्री समझना पड़ेगा। हिस्ट्री इज वन ऑफ द वेरी क्रूशियल एरिया ऑफ वर्ल्ड against the fascism, because fascism is using history in their interest. That is why they are distorting history and they are using history to justify the fascist rule. तो इसीलिए हमको इतिहास के बारे में कुछ मतलब आइडिया होना चाहिए।
तो हम लोग, हमारा जो पार्टी डॉक्यूमेंट है, ये पार्टी डॉक्यूमेंट में वो लिखा। यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि साथी कि हमारे देश में जब ये जो एरियन लोग जो आया, एरियन लोग आने के बाद हमारे देश में उस टाइम एक बहुत ही डेवलप सभ्यता था। There was a very developed civilization at that time in our country that was called सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंग्लिश में, हिंदी में सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, ये आज तो ये सभी लोग जानते हैं कि एकदम ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर से लेकर के इधर एकदम गुजरात तक एक इतना बड़ा जायगा लेकर के आज करीब करीब 200 साइट्स, 200 जायगा अभी ये हुआ है, डिस्कवर्ड हुआ है, जहां पे ये दिखा गया है कि इसमें सिटीज था, 200 cities. It is not a matter of joke. In a civilization that was at least 3,000 years before. 3,000 years before there was a civilization, or 3,000 or 4,000 years before there was a civilization where more than 200 cities. So it was not a matter of joke. It was a big civilization. And ये जो सभ्यता थी, ये सभ्यता की पतन हुई, और ये सभ्यता के जो लोग थे उसके साथ ये जो आर्यन लोग जो था, ये उसके साथ एक संघात हुई। ये संघात के पूरे डिस्क्रिप्शन हमारा साहित्य में है, हमारा काव्यों में है। जैसे कि हिंदू जो थियोलॉजी जिसको बोला जाता है, सारे के सारे हिंदू थियोलॉजी, ये जो पूरा पूजा का मौसम चला, जो दुर्गा पूजा, काली पूजा लेकर के पूरा बंगाल में और पूरा पूर्वी क्षेत्र में जो ये पूजा का मौसम चला, इसमें क्या बोला गया? ये तो देव और असुर के संघात के बारे में बोला गया जो पूजा चलता है। तो ये लड़ाई थी कि एरियन रेस के साथ, एरियन जो लोग थे उसके साथ हमारे देश का जो भूतपूर्व लोग था, जो सिंधु घाटी की सभ्यता का निर्माण किया था, उसके साथ जो संघात है उसी का ही बात। उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि वो आर्यन लोग सुपीरियर है। आज देखिए, आज पूरा आप मिनिस्ट्री में जाइए, आज दिल्ली म्यूजियम में जाइए, दिल्ली म्यूजियम में जितना सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो नाम वो चेंज कर दिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नाम है वो चेंज करके वो अभी क्या किया है? वो किया है कि इंडस सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन। ये सरस्वती को वहां पे लेकर के आया। सरस्वती इज अ रिवर, ऋग वैदिक रिवर। ऋग वेद में हम लोग ये सरस्वती के बारे में जानते हैं, एक रिवर के नाम है। ये सरस्वती को इंडस वैली सिविलाइजेशन में दे करके वो ये साबित करना चाहते हैं कि ये जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, ये सभ्यता आर्यन लोग ही तैयार। देखिए, ऐसे वो इतिहास को पलट रहा है, ऐसे वो अपना जो सुपीरियरिटी है, ये सुपीरियरिटी को जाहिर कर रहा है। और हमारे देश में आज जो भाजपा की, आरएसएस की जो तानाशाही चल रहा है, ये तानाशाही को वो साबित कर रहा है, क्योंकि ये तानाशाही कर सकते हैं क्योंकि ये सुपीरियर लोग हैं। तो इसके खिलाफ में कम्युनिस्ट लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। असली इतिहास क्या है ये हमको बोलना पड़ेगा। असली इतिहास है कि आर्यन लोग जब हमारे इस क्षेत्र में आए, उस टाइम भारत के नाम था जम्बूद्वीप। ये जम्बूद्वीप में जब आए तब एक उन्नत सभ्यता जो था, एक डेवलप सिविलाइजेशन था, उसको ध्वंस करके वो अपना जो पेस्टोरल सोसाइटी को निर्माण किया था, वो एक पीछे चला गया। सोसाइटी पशुपालक सोसाइटी का निर्माण किया था, वो सोसाइटी पीछे चला गया। पीछे जाकर के फिर वो आगे जाना शुरू किया। ये जब पीछे जाके आगे जाना शुरू किया तो हमारा मार्क्सिज्म में जो हम लोग जो पढ़ते हैं, जो क्लासलेस सोसाइटी था, वो जब पशुपालक सोसाइटी बनाया था, वो एक क्लासलेस सोसाइटी था, श्रेणीहीन समाज थे, उसमें कोई श्रेणी नहीं था, उसमें कोई वर्ग नहीं था। तो फिर वो जब आगे बढ़ने लगा तब वर्ग उत्पन्न हुई। जब सरप्लस आने लगा सोसाइटी में जब सरप्लस आने लगा तो वर्ग उत्पन्न हुई। ये वर्ग उत्पन्न जो हुई, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये वर्ग कैसे उत्पन्न हुई? कम्युनिस्ट लोग वर्ग हर चीज में वर्ग बोलते हैं, लेकिन हमारा स्टडी नहीं है कि हमारे देश में कैसे वर्ग उत्पन्न हुई। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आपने जरूर पढ़े होंगे। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्या लिखा है? शुरू फर्स्ट लाइन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है कि आज तक जितना समाज आए,
सभी समाज का इतिहास है वर्ग संघर्ष की इतिहास। ये वर्ग संघर्ष चला, कभी सीक्रेटली चला, कभी ओपनली चला, लेकिन ये चला। किसके खिलाफ चला वो भी लिखा है। प्लीबियन के साथ पैट्रिशियन का चल रहा है, जर्नीमैन के साथ फ्रीमैन का चल रहा है, वर्ग संघर्ष चला। तो हम लोग जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ते हैं तब हम लोग जानते हैं कि हाँ प्लीबियन पैट्रिशियन के साथ चला, जर्नीमैन फ्रीमैन के साथ चला। वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लेके आप ये हॉल के बाहर जाइए, आपको प्लीबियन मिलेगा, पैट्रिशियन मिलेगा, जर्नीमैन मिलेगा, फ्रीमैन मिलेगा? नहीं। हमारे देश में वर्ग हमारे देश के अनुसार तैयार हुई। वो पश्चिमी रोमन जो सोसाइटी का जो डिस्क्रिप्शन दिया था मार्क्स, वो रोमन सोसाइटी जैसा हमारा यहाँ पे वर्ग उत्पन्न नहीं हुई। हमारे यहाँ पे वर्ग उत्पन्न हुई वर्ण के रूप से। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ग थी। कैसे? देखिए, जो क्षत्रिय है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो राज करेगा, तो राजा ठीक हो गया। क्षत्रिय वो क्यों न चाहे आप शूद्र वंश से आए तो कितना भी आप अच्छे राजा हो, कितना भी आपका क्वालिटी हो, आप राज नहीं कर सकते। आपको राज करने के लिए आपको क्षत्रिय होना पड़ेगा। तो क्षत्रिय का बेटा राजा होगा, राजा का बेटा राजा होगा, उसका बेटा राजा होगा, उसका बेटा राजा होगा। ठीक है, फिक्स हो गया। अच्छा, ब्राह्मण क्या करेगा? ब्राह्मण जो ईश्वर ऊपर में बैठे हैं उसके साथ इसका कांटेक्ट करेगा। वो मिडिल मैन है, ही इज द मिडिल मैन बिटवीन गॉड एंड किंग। मिडिल मैन है, दलाल है। तो एक नेक्सस तैयार हुआ, एक अलायंस तैयार हुआ, गठबंधन तैयार हुआ। किसके साथ? ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय। ये लोग राज बन के रहा। हमारे देश का जो शासक कौन था? ये लोग था। आज भी आप देखिए हमारे देश का शासक वर्ग ज्यादातर ये लोग ही है। और इसके साथ बनिया अभी जुटे हैं। उस टाइम बनिया उल्टा साइड में था, जो वैश्य लोग था वो उस टाइम उल्टा साइड में था। किसके साथ था? वो शूद्र लोग के साथ था। शूद्र लोग का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था? वो काम करेगा, लेकिन काम के फल नहीं मिलेगा। काम के फल किसका मिलेगा? करने वाले को नहीं, करने वाले को नहीं मिलेगा। काम के फल मिलेगा ब्राह्मण और क्षत्रिय। फल नहीं पूछना, फल तो मिलेगा ब्राह्मण लोग कि क्यों ब्राह्मण लोगों को क्यों मिलेगा? बोलिए, क्यों ब्राह्मण लोगों को मिलेगा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं क्यों ब्राह्मण लोगों को मिलेगा। मोनू क्या बोल रहा है? देखिए, मोनू बोल रहा है कि ब्राह्मण कोई भी शूद्र कुछ भी काम करे, ठीक है, कुछ भी काम करे और कुछ भी उसका फल हो, ठीक है। ब्राह्मण वो ले सकते हैं बिना पूछे, बिना सोच के, बिना मन वेदना के साथ वो ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ब्राह्मण होने के नाते एक ब्राह्मण ये दुनिया में जो चीज है सारे चीज का मालिक है। ये मनु ने कहा, समझे? ब्राह्मण सब कुछ ले सकते हैं। ब्राह्मण may take possession of the goods of a Shudra with perfect peace of mind. For since nothing at all belongs to this Shudra at his own. शूद्र का कुछ नहीं है, शूद्र अपना कर्म का फल भी नहीं है। वो काम करेगा और वो कर्म का फल ब्राह्मण लेकर के जाएगा। तो क्या है? सरप्लस किसके पास जाएगा? हमारे सोसाइटी में जो उद्भिद तैयार होता है वो किसके पास जाएगा? अतिरिक्त मूल्य जो तैयार होगा वो किसके पास जाएगा? वो ब्राह्मण के पास जाएगा। सारे संपद काम करके जो संपद तैयार होता है वो किसके पास जाएगा? वो ब्राह्मण के पास जाएगा और क्षत्रिय के पास जाएगा, क्योंकि क्षत्रिय राजा है, उसके पास जाएगा। शूद्र के पास कुछ नहीं जाएगा। वैश्य के पास कुछ तो जाते थे, लेकिन वैश्य का मर्यादा नहीं था सोसाइटी में, इसीलिए वैश्य और शूद्र एक साइड में आ गया और ब्राह्मण और क्षत्रिय दूसरा साइड में चला गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय हमारे देश का शासक बना और शूद्र और जो वैश्य ये हमारे देश का आम जनता, हमारे देश का मजदूर वर्ग बना। आज भी आप देखिएगा ज्यादातर मजदूर वर्ग तो हम लोग बहुत बोलते हैं ना, कम्युनिस्ट लोग मजदूर वर्ग बहुत बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर कम्युनिस्ट जो थ्योरिटिशियन है, जो तार्किक लोग हैं, वो मजदूर वर्ग को जानता नहीं। मजदूर में ज्यादातर कौन सी
जाति की लोग हैं। ज्यादातर मजदूर में कौन सी जाति के लोग हैं? ब्राह्मण आपको ज्यादा मिलेगा मजदूर वर्ग में, तथाकथित उच्च वर्ण के लोग ज्यादा मिलेगा मजदूर वर्ग में? नहीं, बहुत ही कम मिलेगा। मिल सकता है लेकिन बहुत ही कम मिलेगा। ज्यादातर आपको कौन मिलेगा? ज्यादातर आपको मिलेगा जो सोकल्ड बैकवर्ड कास्ट है, ओबीसी, जो दलित है, ओबीसी है, जो आदिवासी है, जो अंगज है, इसको आपको मजदूर वर्ग में ज्यादातर मिलेगा, है ना? तो क्या बुरा किया था जब अंबेडकर ने जब उनका पार्टी बनाया और वो बोला कि हम सूत्र का राजनैतिक जो लड़ाई है, ये राजनैतिक लड़ाई का नेता हूं, तब अंबेडकर क्या हमारे दोस्त नहीं था? अंबेडकर जो पार्टी बनाया, जो कास्ट एनिहिलेशन मूवमेंट जो लिया था, उनका 3 पार्टी थे। उनका लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी था। बाद में वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, एससीएफ बनाया था। जो भी एक पार्टी को पकड़ लीजिए, एससीएफ को पकड़ लीजिए या लेबर पार्टी को पकड़ लीजिए, क्या ये मजदूर वर्ग के पार्टी नहीं था? ये तो मजदूर वर्ग की पार्टी था। दलित वर्ग के पार्टी मतलब कि ये मजदूर वर्ग की पार्टी है, क्योंकि दलित वर्ग ज्यादातर मजदूर वर्ग है। हमारे देश में जो वर्ग का उत्पन्न हुई, ये वर्ग का उत्पन्न हुई ऐसे, इसीलिए हमको अगर ये इतिहास अगर हम नहीं जानेंगे तो हमको क्या लगेगा? हमको ये लगेगा, ये जो कम्युनिस्ट लोगों को उस टाइम लगा था कि अंबेडकर जो मजदूर वर्ग के जो यूनिटी है, मजदूर वर्ग का यूनिटी भंग कर रहा है, यूनिटी तोड़ रहा है। इसीलिए ना कंपटीशन आ गया। कम्युनिस्ट लोग और अंबेडकर के बीच में जो कंपटीशन आ गया, वो शुरू हुई, हम ये दुख के साथ बोलना पड़ता है कि ये शुरू हुई कम्युनिस्ट पार्टी से। कम्युनिस्ट पार्टी उस टाइम ये सोचा था, अब रणदीप का जो आर्टिकल है, लिख जो है वो पढ़ के देखिए, जो वो सोचा था कि ये अंबेडकर हमारा जो मजदूर एकता जो हम लोग निर्माण करने के लिए जा रहे हैं, इसमें फूट डालना चाहते हैं अंबेडकर। ये उनका दिमाग में, कम्युनिस्ट पार्टी के ये दिमाग में आ गया। और हमारे देश में ये अंबेडकर के खिलाफ में कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत सारे पॉइंट है। कम्युनिस्ट पार्टी बहुत सारे चीज बोलते हैं, लेकिन बाद में हम लोग जब कास्ट क्वेश्चन को लेके, वर्ण को लेकर के और अंबेडकर का जो रोल है ये लेकर के जब हम लोग गहराई में गए हैं, तब हम लोग देखे हैं कि बहुत सारे जगह में कम्युनिस्ट पार्टी गलत काम किया, अंबेडकर सही काम किया, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी वॉज रॉन्ग, अंबेडकर वॉज राइट इन मेनी क्वेश्चन। मैं एक मिसाल दे रहा हूं कॉमरेड, देखिए अंबेडकर के खिलाफ में एक एलिगेशन है कम्युनिस्ट लोगों का। एलिगेशन यही है कि अंबेडकर ब्रिटिश के खिलाफ वो लड़ना नहीं चाहे और वो ब्रिटिश के साथ एक समझौता किया था। अंबेडकर was a stooge of British imperialism. Ambedkar did not want to fight British imperialism. So it was a very serious allegation from the Communist Party at that time. Even till date, various sections of communist people, communist workers, they are raising this allegation again and again against Ambedkar. लेकिन अंबेडकर का क्या पोजीशन था? अंबेडकर का कई सारा लेख है इसके ऊपर, बहुत सारे लेख हैं। अंबेडकर जब वो स्टूडेंट थे, आप जानते हैं जब स्टूडेंट थे, उसका एक डॉक्टरेट किया, पीएचडी किया। तो डॉक्टरेट करने के लिए एक थीसिस लिखना पड़ता है। देयर इज ए डॉक्टरल थीसिस, दैट इज कॉल्ड डॉक्टरल थीसिस। डॉक्टरेट होने के लिए थीसिस लिखना पड़ता है। तो अंबेडकर का 3 थीसिस था, क्योंकि अंबेडकर बहुत पढ़ाई किए थे, तो उनका 3 डॉक्टरल डिग्री है। तो 3 थीसिस है। उसमें एक थीसिस है कि ब्रिटिश पीरियड में इंडियन जो करेंसी है, भारतीय जो मुद्रा जो है, टाका, ये भारतीय मुद्रा
का ब्रिटिश कैसे ध्वंस कर रहे हैं, ये भारतीय मुद्रा के संकट, द क्राइसिस ऑफ इंडियन रूपी एंड इट्स सॉल्यूशन, ये नाम था उसका, ये थीसिस का। ये मेरे पास ये थीसिस है, ये करीब 750 पेजेस का थीसिस है, करीब 1000 पेजेस का थीसिस, 750 पेजेस है। उसके बाद और कुछ है, तो जो भी ये थीसिस आप पढ़ के देखिए, इसमें तो वो ब्रिटिश जो रूल है, ये ब्रिटिश रूल को पूरा सजग, मतलब क्या बोलते हैं कि उसके खिलाफ में वो पूरा ये चला दिया, मुहिम चला दिया। He wrote serious allegation against British government that how British government is destroying Indian rupee for their own imperialist interest. ये थीसिस जाने के बाद जब वो जमा किया ये ऑक्सफोर्ड में, तो ये जो अथॉरिटी है, ये ऑक्सफोर्ड डिड नॉट एक्सेप्ट दिस थीसिस, दे रिटर्न दिस थीसिस, एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सोचने लगा कि ये अंबेडकर इज सम काइंड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, एंड एट दैट टाइम अंबेडकर हैज ए गुड रिलेशन विद द गदर रेवोल्यूशनरीज। गदर पार्टी जो थे उस टाइम, गदर रेवोल्यूशनरीज जो था, सो ही हैड वेरी गुड रिलेशन विद द गदर रेवोल्यूशनरीज। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड थिंकिंग दैट अंबेडकर इज सम टेररिस्ट लाइक पीपल, सो दे रिटर्न दैट, वो वापस कर दिया था वो थीसिस। तो थीसिस आप पढ़ के देखिए कि कैसे वो थीसिस को अम्बेडकर ने लिखा था, ये उनका शुरुआत था। जितना उसका पॉलिटिकल जो करियर है अम्बेडकर का, पॉलिटिकल करियर में अम्बेडकर ने ये कहा कि उसका प्रॉब्लम था कांग्रेस के साथ। क्यों कांग्रेस के साथ उसका इसलिए प्रॉब्लम था कि वो बोला था कि कांग्रेस का जो रूल होगा, मान लीजिए इंडिपेंडेंट हो गए हम, assume that we are living in free India and Congress is India, ऐसा सिचुएशन है, तो ये जो नई भारत जो बनेगी, ये नई भारत दलितों के भारत नहीं बनेगी, ये नई भारत कांग्रेस के रूल में, ये नई भारत ब्राह्मणों का रूल बनेगा, ब्राह्मणों का भारत बनेगा, ये दलितों का कारागार बनेगा। The new India, the independent India under Congress will be a India of the Brahmins. It will be a jail or prison of the Dalits. ये उनका डर था। कम्युनिस्ट पार्टी का क्या कहना था? चीन में क्या कहना था? चीन में ये कहना था कम्युनिस्ट पार्टी को कि अगर if China is independent under the rule of Chiang Kai-shek का नेतृत्व पर अगर चीन स्वाधीन हो जाए, तो ये चीन एक न्यू कॉलोनियल चीन बनेगा। हमारे देश में कम्युनिस्ट पार्टी को यही बोलना चाहिए था कि इफ द फ्री इंडिया, इफ द न्यू इंडिपेंडेंट इंडिया विल इमर्ज अंडर द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस, अंडर द रूल ऑफ कांग्रेस, then this new independent India will not be independent. This new India will be a neo-colonial India. ये नई भारत एक नई उपनिवेश, नवा उपनिवेश बनेगा, ये बोलना चाहिए था। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी क्या बोला? कम्युनिस्ट पार्टी क्या बोला सुनिए। कम्युनिस्ट पार्टी बोल रहा था उस टाइम कि हमको कांग्रेस के साथ, मुस्लिम लीग के साथ, अम्बेडकर के साथ अलायंस बनाना है। लेकिन ये अलायंस का जो नेता कौन बनेगा? ये अलायंस का नेता बनेगा गांधी। जब अम्बेडकर के साथ गांधी का पुणे पैक्ट को लेकर के और बहुत सारे सवाल लेकर के बहुत बड़ा वैचारिक संघर्ष चल रहा है, जब अम्बेडकर गांधी को विश्वास नहीं कर रहे हैं, तब कम्युनिस्ट लोग ये महात्मा गांधी को ये जाति का पिता माना था। पीसी जोशी was the general secretary of the Communist Party at that time, and you please read the correspondence between पीसी जोशी and महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने पीसी जोशी को एक पत्र लिखा, पत्र लिख करके उन्होंने कहा कि you please submit your accounts to the Congress, कम्युनिस्ट पार्टी का अकाउंट्स उसको सबमिट करना पड़ेगा कांग्रेस को। क्यों? Because somebody told Gandhi
that Communist Party is getting money from Russia. Communist Party is getting money from Russia. Somebody told Gandhi. So Gandhi was telling to PC Joshi that you must submit your accounts to us. We will check and we will see whether you are getting really money from Soviet Union or not. रशिया से तुमको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो हम लोग देखें। तो आपके ये भेजो, अकाउंट भेजो। किसका उत्तर दिया? पीसी जोशी ने। ये महात्मा गांधी का लेटर था, उसका उत्तर दिया पीसी जोशी। पीसी जोशी ने क्या कहा? पीसी जोशी ने कहा कि ऐसा बात अगर मेरा बाप हमको बोलता तो मैं वो बाप का मुंह नहीं देखता। I will not see the face of my father if my father would say such a thing to me. But you are the father of nation. आप जाति का पिता हो, आपको मैं कैसे अमान्य कर सकता हूं? This was the situation. राष्ट्रपिता. So this was the relation between Communist Party and Congress. PC Joshi, the General Secretary of the Communist Party, and the Mahatma Gandhi of Congress, head of the Congress at that time. ये समझना पड़ेगा। तो अम्बेडकर क्या करेंगे? अगर आप अम्बेडकर की जगह में होते तो क्या करते? अम्बेडकर क्या करेंगे? अम्बेडकर देख रहा है एक तरफ महात्मा गांधी जो है ये दलितों का एक भी डिमांड नहीं मान रहा है। महात्मा गांधी जो है वो चाहते हैं कि जाति धर्म बजाय रहे हमारे देश में। वो बोलता है महात्मा गांधी कि हमारा हिंदू धर्म में ये जाति भेद जो प्रथा है, ये जाति भेद प्रथा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, कुछ सुधार चाहिए, कुछ there must be some reforms, but the system of the Hindu religion, Hindu caste, that should be there. That was the take of Mahatma Gandhi. That was opinion of Mahatma Gandhi. तो अम्बेडकर क्या बोल रहा है? अम्बेडकर क्या करेंगे? और ये गांधी के साथ कम्युनिस्ट पार्टी का बाप और जो संतान है, बाप बेटे का रिलेशन बन रहा है। क्या करेंगे अम्बेडकर? और कम्युनिस्ट लोग अम्बेडकर को बोल रहे हैं, अम्बेडकर को दोनों से दूर जा रहा है। ये देखते हुए अम्बेडकर दोनों से दूर जा रहा है और कम्युनिस्ट पार्टी बोल रहा है देखो ये अम्बेडकर लड़ाई नहीं चाहते, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अम्बेडकर लड़ाई चाहते हैं, लेकिन लड़ाई चाहते हैं किसका नेतृत्व पर? शूद्रों का नेतृत्व। ये समझना पड़ेगा, शूद्रों का नेतृत्व। क्या कम्युनिस्ट पार्टी भी उस टाइम यही उसका डिमांड नहीं होना चाहिए था? उसका जो चाहत यही नहीं होना चाहिए था कि हम जो सूत्र जो आगे बढ़ रहे हैं, जो हम कम्युनिस्ट पार्टी और अम्बेडकर ये दोनों के बीच अगर अलायंस बनता उस टाइम, कम्युनिस्ट पार्टी और अम्बेडकर के साथ उस टाइम अगर अलायंस बनता तो उस टाइम कांग्रेस का हाथ से हमारे देश का जो नेतृत्व जो था, जो स्वतंत्रता का जो लड़ाई थी, लड़ाई का नेतृत्व जो था, ये नेतृत्व हम लोग छीन सकते थे, कम्युनिस्ट पार्टी छीन सकते थे। मेरा चाहे बोलना हो तो बोल गए तो कॉमरेड उस टाइम अगर ये अलायंस बनता, ये अलायंस अगर होता उस टाइम तो कांग्रेस के हाथ से स्वतंत्रता का जो लड़ाई थे वो लड़ाई का नेतृत्व हम लोग छीन सकते। अगर छीन सकता तो क्या होता? आज भारत कैसे बना? आज अम्बेडकर का जो बात थी उस टाइम, ये सब तो हुआ कि नहीं हुआ? कांग्रेस के जमाना में हमारा भारत जो बना, ये भारत में दलितों का कोई जगह था? अम्बेडकर को भला वो चेयरमैन बना दिया, वो संविधान कमेटी का बना दिया, लेकिन हुआ क्या? दलित क्या कहा गया? हमारे देश में शूद्र कहा गया? हमारे देश में बैकवर्ड सोकॉल्ड बैकवर्ड कास्ट के लोग कहा गया? आज हमारे देश में ये लोगों के हाथ में सत्ता है क्या? भारत जो बना, नया भारत जो बना, स्वाधीन भारत जो बना, ये शूद्रों का कारागार नहीं बना, दलित लोगों का कारागार क्या नहीं बना? अम्बेडकर का बाद ही तो सब तो हुआ। कम्युनिस्ट लोग उस टाइम को ये समझ नहीं पाए। क्यों समझ नहीं पाए? उसका पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि वो कम्युनिज्म को यूरोप में जैसे कम्युनिज्म का कामकाज चला, जो डिस्कोर्स जो चला, जो चर्चा चला, उसी को वो भारत में एकदम क्या बोलते हैं उसको रेप्लिका बनाना चाहा, हूबहू करना चाहा।
मैकेनिकल एप्लीकेशन ये करना चाहा। इसका जो नतीजा है, कि कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अंबेडकर का जो संपर्क जो है, ये संपर्क जो बनना चाहिए था उस टाइम, लेकिन वो बन नहीं पाया। और एक मिसाल दे रहा हूं। अंबेडकर का यह कहना था कि जो हिंदू मतलब अपर कास्ट के जो लोग हैं, उच्च वर्ण के जो लोग हैं, ये उच्च वर्ण के लोग जब स्वतंत्रता का जो लड़ाई करते हैं, ये स्वतंत्रता का लड़ाई उनका स्वतंत्रता के लिए नहीं है, देश की स्वतंत्रता के लिए नहीं है, ये उसका लड़ाई है सत्ता के लिए, अपने वर्चस्व। वो चाहते हैं ब्रिटिश को हटा करके ब्रिटिश के जगह पे खुद बने। हम लोग भी ये बात बोलते हैं ना, ये गोरा साहेब चला गया, काला साहेब आ गया, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। वो भी ऐसा ही बात कर रहा है कि जो शूद्र, ये जो ब्राह्मण लोगों का जो है, ये क्षत्रिय लोगों का जो है, ये ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग जब स्वतंत्रता का लड़ाई करते हैं, तब ये देश को स्वाधीन करने के लिए लड़ाई नहीं करता है, वो करता है अपना आधिपत्य के लिए, अपना राज के लिए। अच्छा देखो क्या हुआ, देखो हकीकत में देखो क्या हुआ, what happened in reality, what happened in reality after British went, आज तक ये केरल में ब्रिटिश का जो कैपिटल है, आज भी ब्रिटिश को वहां पे ब्रिटिश का लैंडेड प्रॉपर्टी है, आज भी ब्रिटिश का वहां पे गार्डन है, सारे के सारे संपत्ति ब्रिटिश लोगों का है। हमारे देश में आप सुबह से लेकर के शाम तक जितना प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, सुबह से लेकर के किसका प्रोडक्ट यूज कर रहे हो भैया? सब तो अमेरिकन कंपनी है और ब्रिटिश कंपनी है। सुबह उठ करके तुमको पेस्ट करना है तो कौन सा है? कॉलगेट है, नहीं तो पेप्सोडेंट है, क्लोजअप है, अमेरिकन कंपनी है। फिर चाय पीना है तो ब्लू बॉन्ड, बिस्किट खाना है तो ब्रिटानिया, सभी तो है ना, उसका प्रोडक्ट है ना। हमारे देश में जो राज किया, कौन सा पूंजी राज किया, कौन सा कैपिटल राज किया? दैट इज फॉरेन कैपिटल। आज भी हमारे देश में जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो अदानी, जैसे मान लो टाटा, जैसे मान लो अंबानी, इसका जो कैपिटल है, ये इसका कैपिटल कॉम्पोजिशन जिसको बोलते हैं ना, ये आप देखो, ये देखोगे कि इसका जो कैपिटल है, इससे ज्यादातर कैपिटल बाहर से आया है। ये 100 रुपया हम देखते हैं कि अंबानी का कैपिटल 100 रुपीज, लेकिन 100 रुपीज में आप देखोगे कि 56 रुपीज बाहर से आया है। ब्रिटिश फंड है, अमेरिकन फंड है, आज तो वर्ल्ड कैपिटल हो गया है। आज तो कोई नेशनल कैपिटल उस हिसाब से नहीं है, आज वर्ल्ड कैपिटल बना है। इसीलिए ना हम लोग कह रहे हैं कि हमारे देश का जो पूंजीपति है, ये लोग है कॉम्परेटिव बुर्जुआजी ऑफ द वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम, क्योंकि उसका जो कैपिटल है, ये कैपिटल ज्यादातर जो कंट्रोल कर रहा है, दैट इज वो कंट्रोलिंग एजेंसी है, वो बाहर में बैठे हैं। तो स्वतंत्र कहां हुई? हम लोग आज भी हमारे देश में न्यू कॉलोनियल हमको लिखना पड़ता है, न्यू कॉलोनियल इंडिया। क्या ये लिखने के लिए हमको गर्व होता है? न्यू कॉलोनियल इंडिया बोलने से क्या हमारा प्रेस्टीज बढ़ जाता है? भारत स्वतंत्र नहीं हुई, जो अंबेडकर कहा गया वही हुआ। क्या हुआ? कांग्रेस राज किया, अंबानी जी राज किया, अदानी जी राज किया। आज उसका सबसे खतरनाक पॉलिटिकल एजेंट बीजेपी है, भाजपा है, वो लोग राज कर रहे हैं, लेकिन जनता को स्वतंत्रता नहीं मिला। तो दैट इज द थिंग जो अंबेडकर कहे था। आप देखिएगा कि वही चीज और कम्युनिस्ट लोग जो बोला था वो नहीं किया। कम्युनिस्ट लोग बोला था कि हमको वर्किंग क्लास का यूनिटी बनाना चाहिए। वर्किंग क्लास का यूनिटी बनाओगे तो दलित लोगों के साथ यूनिटी नहीं बनाओगे तो कम्युनिस्ट वर्किंग क्लास का यूनिटी कैसे बनेगा? मजदूर वर्ग का इकाई अगर हम बनाएंगे और मजदूर वर्ग में 80% दलित होगा और कोई एक दलित पार्टी अगर खड़ा होगा, ये दलित पार्टी को हम हमारा दोस्त नहीं मानेंगे, उल्टा दुश्मन मानने लगेगा। तो कैसे हम मजदूर वर्ग का इकाई बनाएंगे? नहीं बना सकते। इसीलिए बना।
भारत में मजदूर वर्ग का इकाई बना है भैया? नहीं बना। किस लिए नहीं बना है? इसके पीछे कम्युनिस्ट पार्टी का एक सेल्फ क्रिटिकल मतलब आत्म आलोचना होना चाहिए था, लेकिन आज तक हम लोग नहीं देख रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का कोई आत्म आलोचना है। इसीलिए सीपीआई में रजिस्टर हम लोग जाति का सवाल, जाति वर्ण का सवाल को जो हम लोग सीरियसली हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इतिहास के साथ उसका क्या संपर्क है, ये संपर्क को हम लोग देख रहे हैं और उसी का जो लाइट में, उसी का क्या बोलते हैं, प्रकाश में आज हम लोग हमारा जो कर्तव्य है ये कर्तव्य को तैयार करते हैं। आज के दिन में एक इंपॉर्टेंट बात है, वो बोल करके मैं मेरा प्रेजेंटेशन को खत्म करूंगा। ये कॉमरेड लश्कर सिंह जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा। लश्कर सिंह जी बोला कि नकली अम्बेडकराइट से सावधान। नकली अम्बेडकराइट को हम लोग बोलते हैं न्यू अम्बेडकराइट। न्यू अम्बेडकराइट, न्यू अम्बेडकराइट बहुत सारे पार्टियां हैं। देयर आर लॉट ऑफ न्यू अम्बेडकराइट पार्टी इन इंडिया। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग चाहते हैं कि ये जो जाति का जो सिस्टम है, ये जाति का सिस्टम रहे, बना रहे, जाति का सिस्टम बना रहे। और जो रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन का जो फल है, रिजर्वेशन का फल वो ये खाते हैं। साथी, रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन एक टेम्पोररी मामला है। जब तक ये जाति व्यवस्था है तब तक रिजर्वेशन का काम है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम क्या रिजर्वेशन चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये जाति व्यवस्था खत्म हो। जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं। भारत में जो शूद्र है, भारत में जो अंतज है, भारतवर्ष में जो तथाकथित जो पिछड़े वर्ग है, उसका राज बने, उसको रिजर्वेशन मिले, वो टेम्पोररी बात है, वो आज का बात है। लेकिन हमारा दूर का जो सपना वो नहीं है। हमारा दूर का सपना है उसको राज बनाना है। जो अम्बेडकर का सपना था, जो गौतम बुद्ध का सपना था, जो हमारे देश में बुद्धा से सिद्धा, जो हम लोग बोलते हैं बुद्धा से सिद्धा, जो लड़ाई चला हमारे देश में, ये लड़ाई का जो सपना था कि अंतज का राज बने, मजदूर के राज बने, शूद्र के राज बने, ये हमारा सोच है। तो नए अम्बेडकराइट लोग जो है, ये जो अम्बेडकराइट पोजीशन था कि जाति को खत्म करो, जाति को उन्मूलन करो, जाति व्यवस्था को ध्वस्त करो, ये छोड़ दिया। ये छोड़ के अभी ये रिजर्वेशन के पीछे सीमित हो गया है। हम लोग भी रिजर्वेशन के पक्ष में हैं, ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है कि हम लोग रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। लेकिन हम रिजर्वेशन के तब तक पक्ष में हूं जब तक ये जाति व्यवस्था है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि जाति व्यवस्था को ध्वस्त करना, ये जाति व्यवस्था को उन्मूलन करना, इसको ध्वस्त करना, इसको एनिलेट करना, ये तो हम चाहते हैं। ये लक्ष्य अगर हट जाए, खाली रिजर्वेशन पे सीमित हो जाए, तो ये जो पॉलिटिक्स बनता है, ये पॉलिटिक्स को बोलता है कि नई अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स, न्यू अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स। ये न्यू अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स से हमको सचेतन होना पड़ेगा। न्यू अम्बेडकराइट जो लीडरशिप है, इसके पीछे जो जनता भाग रहा है, उसको सच्ची में उसको वहां से खींच करके लड़ाई के मैदान पर, जाति उन्मूलन की जो लड़ाई है, ये लड़ाई के मैदान पर लेके आना है। कि ये जो आज के दिन में ऐसे हमको ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, केस स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सच्ची में अम्बेडकर का लड़ाई में है, अम्बेडकर का रास्ता में कौन लोग हैं, ये टेस्ट करना पड़ेगा। We have to test them, we have to understand them, we have to realize them, and then we develop our alliance with these forces. We will not develop our alliance, we will not make our alliance to this neo Ambedkarite section. ये हमको समझना पड़ेगा। We have to expose this neo Ambedkarite section. We have to expose this neo Ambedkarite section in front of the Dalit people, in front of the so-called backward people, in front of the Dalit people. And we need to develop a larger unity of the working class. मजदूर वर्ग का एक बड़ा एक यूनिटी, इकाई हमको बनाना चाहिए। ये बनाने के लिए हमको दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग के साथ यूनिटी हमको बनाना चाहिए। और साथ साथ मैं लास्ट एक ही चीज कहूंगा कि अम्बेडकर जी का एक बहुत बड़ा स्लोगन था कि पढ़ाई और लड़ाई।
लड़ाई छोड़ के पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई छोड़ के लड़ाई नहीं होता है। तो अगर आप पढ़ोगे नहीं तो ये सारी बात जो मैं आज आधा घंटा में आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसको आप पूरी तरह से मतलब रियलाइज करना उतना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग पढ़िए, अम्बेडकर का राइटिंग पढ़िए, कम्युनिस्ट पार्टी का राइटिंग पढ़िए, तब जाकर के आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। और आज हमारा जो पार्टी का प्रोग्राम है, पार्टी का जो पाथ ऑफ रेवोल्यूशन है, पार्टी का जो दस्तावेज है, ये पार्टी का दस्तावेज आप लोग पढ़िएगा, तब जाकर के आपका एक कॉन्क्रीट आइडिया बनेगा कि कैसे कैसे आने वाले दिन में हम हमारा लड़ाई को आगे लेके जाए, आगे विकसित करें। ये बोलते हुए आप सभी लोगों को क्रांतिकारी बधाई देते हुए मेरा वक्तव्य मैं खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।